हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास में अपने बाल विकास के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हम मनोविज्ञान की विचारधाराएं और संप्रदाय पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विधियां होती हैं। हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो है 3 विधियां होती हैं। ओके, मुख्य रूप से हमने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि हो गई निरीक्षण विधि, दूसरी प्रायोगिक विधि और तीसरी विवरणात्मक विधि। ओके, हम निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटते हैं। ओके, हम निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग है अंतर्दर्शन विधि। ओके, अंतर्दर्शन विधि और दूसरा है बहिर्दर्शन विधि। ओके, तो हमने देखा, हमने निरीक्षण विधि को बांटा 2 भागों में, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। ओके, और अब दूसरी हमारी प्रयोगात्मक विधि थी, इसको किसी पार्ट में बांटेंगे। और तीसरी विवरणात्मक विधि, इसके कई पार्ट होंगे। ओके, इसमें जैसे आ जाएगा जीवन विधि, इसके अंतर्गत आ जाएगा जीवन विधि यानी केस स्टडी। ओके, जीवन विधि, विकासात्मक विधि। ओके, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ओके, जीवन विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि, ओके। और क्या पूछा हमारा? जीवन विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि। ओके, सर्वेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि। तो हमने ये सारी विधियां देख ली और हमने ऊपर से शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियां, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि को 2 भागों में बांटा हमने, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। ओके, फिर विवरणात्मक विधि को, प्रयोगात्मक विधि हो गई, फिर विवरणात्मक विधि को हमने इतने पार्ट में बांट दिया, जीवन विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि। अब हम एक एक विधियों को डिटेल में पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, तो आइए आते हैं कि एक एक विधि को अलग अलग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, हम विधियों को अलग अलग हमने नोट किया है, उस हिसाब से हम देखते हैं। ओके, तो हमने पहले चार्ट देख लिया पूरा कौन कौन सी विधियां थी। अब हम आते हैं अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि पर। ओके, तो जो अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि है, इसे दिया था, प्रतिपादन किया था E.B. टिचनर एवं इनके गुरु विलियम वुड ने। ओके, इसका प्रतिपादन किया था E.B. टिचनर और इनके गुरु जी जो थे विलियम वुड ने। ओके, विलियम वुड तक ऐसे लिख रहे हैं, विलियम वुड ने प्रतिपादन किया था E.B. टिचनर और इनके गुरु विलियम वुड ने किया था। ओके, ये सबसे पुरानी परंपरागत विधि है, सबसे पुरानी। ओके, सबसे पुरानी या परंपरागत विधि है, इसको हम बोलेंगे परंपरागत विधि है। याद रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने देखा ये क्या है, परंपरागत विधि है। और देख रहे हैं इसके बारे में, ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। ओके, व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव। ओके, ये विधि क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव। ओके, और हम देखते हैं कि इसमें और क्या होता है कि अध्ययनकर्ता जो होता है वो स्वयं होता है। ओके, अगर हम बात करें इसमें जो अध्ययनकर्ता होता है, अध्ययनकर्ता जो होता है वो स्वयं होता है। याद रखिएगा, अध्ययनकर्ता इसमें स्वयं होता है। तो हमने क्या देखा, अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन E.B. टिचनर ने किया था। ये सबसे पुरानी एवं परंपरागत विधि है। ओके, और ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसमें जो है अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं इसके गुण क्या है। ओके, गुण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मनोदशा की जानकारी शीघ्र हो जाती है। ओके, क्या होता है इसमें कि मनोदशा की जानकारी शीघ्र हो जाती है।
मनोदशा की जानकारी शीघ्र हो जाती है। मनोदशा की जानकारी शीघ्र हो जाती है। ये हमारा क्या हो गया, गुण हो गया। ओके, हमारा क्या हो गया, ये गुण हो गया। और इसमें क्या होता है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो करते हैं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो अपने आप करते हैं, तो इसके लिए कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसे ये कह सकते हैं कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन तथा स्वयं की मानसिक क्रियाओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें स्वयं की मानसिक क्रियाएं यहाँ पर लिख देते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, अगर यहाँ पे दोष की बात करें, यहाँ दोष लिखते हैं, दोष की बात करें तो इसमें क्या होता है, वैज्ञानिकता का अभाव होता है। ओके, वैज्ञानिकता का अभाव होता है। अब हम इसको एक बार रिवाइज करवा देंगे, वैज्ञानिकता का अभाव। ओके, तो हमने ये अंतर्दर्शन विधि देख ली। उसके बाद हम देखते हैं बहिर्दर्शन विधि। इसके प्रतिपादक कौन थे? बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक थे जेबी वाटसन। ओके, जेबी वाटसन थे इसके प्रतिपादक। और इसकी बात करें तो इसमें क्या था कि जो व्यवहार का निरीक्षण किया जाता था, व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता था, उसकी मानसिक दशाओं को जानकर किया जाता था। ठीक है, क्या था इसमें, व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके उसकी मानसिक दशाओं को जानना था। इसमें क्या था, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी मानसिक दशाओं को जानना था। ओके, उसकी मानसिक दशाओं को जानना था। ओके, दशाओं को जानना था। तो हमने इधर का क्या देखा, अब एक बार हम और देख लेते हैं इधर का, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो हमने देखा कि अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि ईवी टिश्नर ने दी थी और उनके गुरु विलियम वुड ने। ये सबसे पुरानी, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे पुरानी और परंपरागत विधि है। ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, अध्ययनकर्ता स्वयं होता है। और इसमें जो है मनोदशा की जानकारी शीघ्र हो जाती है। इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन बच्चा करता है और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, दोनों हो जाता है। और दोष में क्या है, यहाँ पर वैज्ञानिकता का अभाव होता है। ओके, तो हमने ये देख लिया अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन में हम देखते हैं कि इसके प्रतिपादक थे जेबी वाटसन। ओके, और इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके बाहर से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते थे और उसकी मानसिक दशाओं का पता लगाते थे। ओके, तो हमारा ये हो गया अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। अब हम अपनी अगली विधि पर आते हैं। अब हमारी अगली विधि है प्रयोगात्मक विधि, हमने गलत लिखते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि हम यहाँ पर लिख देते हैं। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि, इसके दोनों पार्ट थे, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि। ओके, तो हम देखते हैं ये क्या होती है, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि। ओके, इसको अंग्रेजी में बोले तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। इसका प्रतिपादन किया था वाटसन ने। ओके, इसका प्रतिपादन भी वाटसन ने ही किया था। ओके, अब हम देखते हैं इसमें क्या था, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि में इसका प्रतिपादन तो हमने देख लिया कि वाटसन ने किया था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो परीक्षण होता है, ठीक है, जो परीक्षण इन्वेस्टिगेटर होता है, परीक्षक होता है, वो अपने विषयों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परीक्षक होता है, परीक्षक या इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर। ओके, यह अपने सब्जेक्ट का अध्ययन करता है, अपने विषय का अध्ययन करता है, विषय सब्जेक्ट का अध्ययन करता है। ओके, अध्ययन करता है। तो हमने देखा इसके प्रतिपादक वाटसन है। इसमें जो परीक्षक होता है अपने विषय या सब्जेक्ट का अध्ययन करता है, तो हमने ये देख लिया। और वो क्या करता है, अपने पूर्वानुभव का लाभ उठाता है। यहाँ पर वो अपने पूर्वानुभव का लाभ उठाता है, पूर्वानुभव का लाभ उठाता है। ओके, हमने देखा प्रतिपादन वाटसन में परीक्षक अपने सब्जेक्ट या विषय का अध्ययन करता है, पूर्वानुभव का लाभ उठाता है। और काल्सनिक ने इसकी दो विधियां बताई हैं। ओके, काल्सनिक ने जो है इसकी दो विधियां बताई हैं।
प्रावसनिक में कितनी 2 विधियाँ। यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सी 2 विधियाँ बताई हैं, हम जान लेते हैं। तो 2 विधियाँ बताइए, एक औपचारिक निरीक्षण विधि और अनौपचारिक। ओके, तो पहले हमने बताई है औपचारिक निरीक्षण विधि, औपचारिक निरीक्षण विधि और अनौपचारिक निरीक्षण विधि। ठीक, तो औपचारिक निरीक्षण विधि में क्या होता है, जब औपचारिक निरीक्षण विधि हम ये करते हैं, जब करते हैं तो हम सामने वाले को पता रहता है कि हाँ उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ओके, तो और अनौपचारिक वाले में क्या होता है, इसमें सामने वाले को पता नहीं होता है कि उसका निरीक्षण किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे है औपचारिक निरीक्षण में जब उसका निरीक्षण किया जाता है तो उससे पता है कि मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, तो वो अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेता है। ओके, उस हिसाब में आ जाता है। और अनौपचारिक निरीक्षण विधि में जब अचानक में किया जाता है तो उसके ओरिजिनल स्वभाव का पता लगभग चल जाता है, सबसे ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया वस्तुनिष्ठ विधि प्रतिपादन वाटसन ने किया था, 2 प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक, तो हमने करके देख लिया। अब हम आते हैं अगली विधि पर। ओके, तो हम इससे पहले गुण भी जान लेते हैं, फिर अगली विधि पर आते हैं। तो इसका गुण क्या होता है, ये बाल अध्ययन में जो है उपयोगी होता है। ओके, बाल अध्ययन में उपयोगी होता है, बाल अध्ययन में। ओके, हमने देखा कि बाल अध्ययन में उपयोगी होता है और देखा कि छात्रों का जो छात्रों के व्यवहार में है शिक्षक परिवर्तन करा सकता है। इस ऑब्जर्वेशन से जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जो शिक्षक है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करा सकता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करा सकता है। ओके, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करा सकता है। और अगर दोष की बात करें तो दोष की बात है कि इसमें जो प्रयोगकर्ता है, ठीक है, प्रयोगकर्ता के ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित होता है। इसमें जो भी चीजें आएंगी वो प्रयोगकर्ता के ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित होंगी। दोष है प्रयोगकर्ता के ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित होगी कि जैसे बच्चा वैसे अच्छे से रह रहा है कि मान लीजिए जहाँ ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको पता नहीं है और वो कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी आपस में कर रहा है, तो प्रयोगकर्ता की नज़र में वही लड़ाई झगड़ा आएगी, उसकी छवि वहाँ पे वही बन जाएगी, उसकी अच्छी छवि नहीं आएगी। तो ये होता है इसमें जो प्रयोगकर्ता है जो देखता है, ओके, और उसी को बता देता है, यानी कि उसके ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, अब हम आते हैं अगली विधि पर। अब हम देखते हैं प्रयोगात्मक विधि को। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंड। ओके, क्या कौन थे, विलियम वुंड थे, इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंड। ठीक है, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता था, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता। ओके, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता। और हम देखते हैं कि ये एक वैज्ञानिक विधि थी। ओके, ये एक वैज्ञानिक विधि थी, ये अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि है। ओके, ये एक वैज्ञानिक विधि है, अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि है। ध्यान से सुनिएगा। ओके, और हम जो बता रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि ये वैज्ञानिक विधि है और अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि है। और हम देखते हैं कि वे तथ्य या सामग्री, ठीक है, जब प्रयोग होता है तो वो तथ्य और सामग्री जो इस परीक्षा में बाधा डालते हैं वो बाहर कर दिया जाता है। ओके, जो भी इस चीज़ में थोड़ा सा बाहर बाधा डालेंगे उनको बाहर कर दिया जाता है, बाहर रोक दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, और फिर इसका गुण क्या होता है, इसका गुण होता है क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित होता है यहाँ पर। ठीक है, क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित स्थिति में होता है, जब बाहर कोई भी और तत्व को आने नहीं देंगे जो बाधा डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित स्थिति में ही होगा और माना जाता है कि अधिक विश्वसनीय होता है। ओके, और इसके दोष माने तो माना जाता है कृत्रिमता या बनावट पाई जाती है इसके निष्कर्ष में। ओके, क्या माना जाता है कि इसके निष्कर्ष में जो है कृत्रिमता या बनावट पाई जाएगी। जाहिर सी बात है जब कोई बाहरी परीक्षण बाहरी तत्वों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, ओके, जो बाधा उत्पन्न करे तो जैसा तो उसमें बनावट ही पाई जाएगी। ओके, तो हमने देखा क्या है प्रयोगात्मक विधि। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके चर और सोपान क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। ओके, तो हमने देखा कि इसमें सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, चर और सोपान आता है प्रयोगात्मक विधि का। ये सुपर टेट में ही पूछा गया है, स्टेट में पूछा गया है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि समस्या की पहचान करना, उसके बाद है परिकल्पना का निर्माण करना, फिर है प्रयोग का डिजाइन करना या प्लान करना, परिकल्पना को जांचना, रिजल्ट का विश्लेषण करना और रिजल्ट को प्रस्तुत करना या प्रस्तुतिकरण। ओके, तो हमने क्या देखा, समस्या की सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं यानी उसका कारण ढूंढते हैं। ओके, फिर है उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग का डिजाइन
में प्लान करते हैं, फिर परिकल्पना को जांचते हैं कि वो सही है या नहीं है, फिर जो रिजल्ट आता है उसका पूरी तरह से विश्लेषण करके उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो हमने देखे प्रयोगात्मक विधि के चरण और सोपान हो गए, ठीक है, चर या सोपान बोल सकते हैं। फिर आगे की विधि आती है हमारी गाथा वर्णन विधि, ठीक है, क्या एनेक्डोटल मेथड। तो हमने देखा ये सबसे प्राचीन एवं आत्मनिष्ठ विधि है। ओके, सबसे प्राचीन विधि है ये, प्राचीन विधि और आत्मनिष्ठ विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मनोवैज्ञानिक जो है, ठीक है, व्यक्ति के पहले अनुभव का, व्यक्ति से कहता है कि आप अपने पहले अनुभव का वर्णन करें, ठीक है। इसमें जो है मनोवैज्ञानिक कहता है कि पहले आप वर्णन करें पूर्व अनुभव का अपने, ठीक है, उसके बाद उसी के आधार पर वो रिकॉर्ड तैयार करता है। ओके, तो इसमें क्या करता है, उसमें कहता है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को कि आप पहले वर्णन करें अपने पूर्व अनुभवों का और उसके बाद रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो इसका दोष होता है कि कभी कभी होता है कि लोग स्मरण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसका दोष होता है कि कभी कभी होता है लोग पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये देख लिया, गाथा वर्णन विधि एक प्राचीन विधि है, एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसमें मनोवैज्ञानिक कहता है व्यक्ति से कि आपने पुराने अनुभव का, पूर्व अनुभव का वर्णन कीजिए, उसके बाद उसी के आधार पर रिकॉर्ड तैयार करता है। और इसका दोष क्या होता है कि कभी कभी होता है कि व्यक्ति पुनः स्मरण सही से नहीं कर पाता है, तो झूठा हो जाता है, कोई बनावटी चीज़ें भी बोल देता है। ओके, फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी मनोविश्लेषणात्मक विधि पे। तो इसके जो जन्मदाता थे, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा सिगमंड फ्रायड थे। ओके, सिगमंड फ्रायड। ओके, अब हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो है बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके यहाँ पर उपचार किया जाता है। क्या है, बालक के अचेतन मन का हम अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद उपचार किया जाता है। बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार किया था। अचेतन मन पूछा जाए किससे संबंधित, तो फ्रायड से। ओके, तो यहाँ पर जो है बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके हम उपचार करते हैं। और गुण क्या है इसका, गुण क्या है, गुण है कि ये मानसिक स्थिति को, मानसिक स्थिति का ज्ञान, मानसिक स्थिति में जो है मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। किसी की मानसिक स्थिति के बारे में अगर जानना हो तो उसकी ये सर्वोत्तम विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। ओके, अगर किसी की मानसिक स्थिति के बारे में जानना हो तो उसकी सर्वोत्तम विधि है। और ये है कि जो है मन की भावनाओं को, ओके, यहाँ पर क्या होता है कि जो मन में छिपी भावनाएं होती हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है या निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ मन में छिपी भावनाओं को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। और कहा जाए इसके दोष क्या होते हैं, तो इसमें क्या है, जो विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, कम अनुभवी व्यक्ति इस परीक्षण को नहीं कर पाते हैं। ओके, इस विधि को नहीं कर पाते हैं और इसमें जो है समय अधिक लगता है। ओके, ये इसकी दोष हो गई। तो विशेषज्ञों की अधिक आवश्यकता होती है और समय अधिक लगता है। तो हमने ये सारे देख लिए। अब हम कुछ और बचे हुए हैं हमारी विधियाँ, उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो हम आगे की विधियों को देखते हैं। अब है व्यक्ति इतिहास विधि। ओके, यानी केस हिस्ट्री स्टडी, हम कह सकते हैं इसको केस हिस्ट्री स्टडी, केस हिस्ट्री स्टडी। ओके, पहले हम केस स्टडी बनाते थे, शायद किसी सेमेस्टर में, शायद हमने सेकेंड सेमेस्टर में बनाया है डीएलएड में। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं सर व्यक्ति इतिहास विधि क्या होती है। ठीक है, इसको हम जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी जीवन इतिहास विधि पूछ ले तो गलत मत करिएगा, जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं इसको, जीवन इतिहास विधि। ओके, अब सीधे सीधे हम देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन थे। तो हम देखते हैं इसके प्रतिपादक थे फ्रेडरिक लेकले। ओके, याद रखिएगा, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक थे फ्रेडरिक लेकले। और इसमें क्या था, इसमें यह था कि बच्चे की समस्या का कारण जो होता था, बच्चे की समस्या के कारण का पता लगाने के लिए, ठीक है, बच्चे की समस्या के कारण का पता लगाने के लिए केस हिस्ट्री तैयार की जाती थी। ओके, बच्चे की समस्या के कारण पता लगाने के लिए केस हिस्ट्री तैयार की जाती थी। उसके बाद क्या होता था, और इसमें क्या होता था, इसमें जो है बच्चे से संबंधित, ठीक है, उसमें बच्चे से संबंधित उसकी जन्म, बीमारी, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति, ठीक है, आदि से संबंधित, ओके, आदि का जो है विवरण तैयार किया जाता था, फैक्ट तैयार किया जाता था। तो हमने क्या देखा, प्रतिपादक फ्रेडरिक लेकले थे। इसमें क्या था कि बच्चों की जो है समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए हम केस हिस्ट्री तैयार करते थे। और इसमें जो है बच्चे से संबंधित उसका जन्म, बीमारी, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति आदि से संबंधित जो है फैक्ट तैयार किए जाते थे, फैक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके गुण क्या थे, इसका जो प्रयोग तो आसान था। ओके, गुण क्या था, इसका प्रयोग आसान था, लेकिन दोष में था कि इसकी ये विधि जो है खर्चीली थी। ओके, इसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगता था और ये बनावटी, ये गलत सूचना
गलत क्यों होती थी, कभी कभी गलत होता, क्योंकि लोग कभी कभी गलत जानकारियाँ दे देते थे। ओके, जब लोग गलत जानकारियाँ दे देते थे तो हमारे पास गलत फैक्ट आता था और ये विधि थोड़ी सी बनावटी और गलत सूचना के आधार पर गलत हो जाती थी। तो हमने व्यक्ति इतिहास विधि देख लिया। अब हम आगे की विधि देखते हैं, सर्वेक्षण मेथड यानी सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें है कि छात्रों की जो है योग्यता, अभिक्षमता और अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण मेथड में छात्रों की योग्यता, अभिक्षमता और अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। ओके, और देखते हैं कि इसमें जो लोगों के हम ओपिनियन और एप्टीट्यूड का पता लगाते हैं। ओके, ये लोगों के हम ओपिनियन और एप्टीट्यूड का पता लगाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, छात्रों की योग्यता, अभिक्षमता और अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है इसके अंतर्गत, और लोगों के ओपिनियन और एप्टीट्यूड का हम पता लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ओपिनियन और एप्टीट्यूड का पता लगाते हैं, जैसे कैसे हो गया, हम इलेक्शन हो गया, कोई सबसे सीधा साधा उदाहरण इसका इलेक्शन हमने ले लिया। ओके, इलेक्शन सर्वे। ठीक है, इलेक्शन सर्वे हमने ले लिया तो इसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें पता चलती हैं, उनके ओपिनियन का, एप्टीट्यूड का, योग्यता, अभिरुचि, सारी चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें देखते हैं हमें पता क्या 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 हमें बनाना पड़ता है। हम इसमें प्रश्नावली बना लेते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट बना लेते हैं। ओके, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, रेट क्या दिया जाता है। ठीक है, रेटिंग स्केल। ठीक है, लोगों से प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद उसे चेक करते हैं और रेटिंग स्केल बनाते हैं। ओके, फिर आगे की विधि आती है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है, प्रश्नावली विधि में है, इसमें जो है प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है और इसमें जो है प्रश्नों का उत्तर जो है यस या नो में दिया जाता है, एस या नो में। ओके, और बात करें प्रश्नावली विधि दी थी वुडवर्थ में, वुडवर्थ में, और प्रश्नोत्तर विधि दी थी सुकरात ने, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी और प्रश्नावली विधि जो है वुडवर्थ ने दी थी, याद रखिएगा। और इसमें जो है प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है जिनका उत्तर एस या नो में दिया जाता है, हाँ या नहीं में, या ट्रू या फॉल्स में दिया जाता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, इसी दोनों में इनका दिया जाता है और इनके जो है दो प्रकार होते हैं। ओके, हमने देखा प्रश्नावली विधि के दो प्रकार होते हैं। एक होती है खुली प्रश्नावली, ओपन एंडेड खुली प्रश्नावली, और एक होती है बंद प्रश्नावली। हमने पढ़ा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखते हैं खुली प्रश्नावली क्या होती है। खुली प्रश्नावली में होता है कि जैसे बच्चा कोई भी अपने विचार खुल के बता सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने विचार, जैसे कोई कहानी बताएगी तो आप इसके बारे में आपके क्या विचार है। ओके, और बंद प्रश्नावली यानी कि जो एक यस या नो में या कुछ कहने से, जैसे हमने पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, तो मात्र एक ही उत्तर हो जाएगा उसका, दिल्ली। ओके, तो ये हो गया खुली प्रश्नावली में कि अपने विचार, खुले विचार प्रकट करते हैं विस्तृत रूप से। और बंद प्रश्नावली में इसका सीमित उत्तर होता है, यस या नो में उत्तर दे देते हैं या कोई एक उत्तर होता है। ओके, यस या नो में उत्तर देते हैं, ट्रू फॉल्स में उत्तर देते हैं, उसका एक ही उत्तर होता है या कुछ कह भी सकते हैं, 3 ऑप्शन दिया जाता है। ओके, तो हम देखते हैं प्रश्नावली विधि हो गई, प्रश्नों की सूची इसमें तैयार की जाती है, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, इसके दो प्रकार होते हैं। अब आते हैं हम अंतिम विधि अपने विकासात्मक विधि पर। ओके, विकासात्मक, तो ये क्या है, पहली विधि क्या है, क्रॉस संभागीय अध्ययन यानी क्रॉस सेक्शन, क्या कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो देखते हैं ये क्या होता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, इसमें एक समय पर जो है अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन किया जाता है। ओके, क्रॉस सेक्शन में एक समय पर अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन। ओके, अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन। ओके, अलग अलग समय, एक समय पर अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन किया जाता है, क्रॉस संभागीय अध्ययन में विकासात्मक विधि के अंतर्गत आता है। फिर आता है दूसरा लंबवत अध्ययन यानी कि लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है, इसमें जो होता है एक ही समूह या व्यक्ति, ओके, का अलग अलग समय पर अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि एक ही समय पर अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन किया जाता है, और लंबवत अध्ययन में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति या समूह के लोगों का अलग अलग समय पर अध्ययन किया जाता है। ओके, इसमें क्या है, मैं कहा है कि एक ही समूह या व्यक्ति, इनका अध्ययन जो है अलग अलग समय पर किया जाता है, अलग अलग समय पर। ठीक है, और क्रॉस मेथड में हमने क्या देखा था कि एक ही समय पर किया जाता है और इसमें अलग अलग समय पर किया जाता है, बस इतना अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, समय पर स्टडी किया जाता है। हमने कहा क्रॉस संभागीय मेथड में कहा कि एक ही समय पर, हमने कहा कि अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन, एक समय पर अलग अलग समूह के लोगों का अध्ययन किया जाता है क्रॉस संभागीय अध्ययन में। और लॉन्गिट्यूड लंबवत जिसमें एक ही समूह या व्यक्ति का, ठीक है,
अलग अलग समय पर अध्ययन किया जाता है, अलग अलग समय पर स्टडी की जाती है। इसमें एक ही समय पर, इसमें अलग अलग समय पर। ओके, इसमें एक ही अलग अलग समूह से, इसमें एक ही समूह पर। ओके, तो हमारी ये हो गई व्यक्ति सारी ये विधियाँ हो गई। अब हम कल से व्यक्ति विभिन्नता पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस टू सिलेबस हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ये भी पढ़ना जरूरी था। आता है कभी भी कहीं भी पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में आपका टेट सीटेट जिसमें भी होता है पूछ लेता है, तो इसलिए आपका ये जो है भूमिका आपकी तैयार हो गई। ठीक है, आपका जो शुरुआत चीज़ें था ये जाननी बहुत जरूरी थी। अब हम आएंगे सीधे अपनी व्यक्ति विभिन्नता पे, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, सभी एग्जाम में जरूरी है आपकी। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।